हाँ, तो देखो आज पढ़ेंगे माध्य आयुकाल। माध्य आयुकाल क्या होता है कि जब नाभिक क्या होते हैं, पड़े पड़े खत्म हो रहे हैं। कल मैंने बताया था पड़े पड़े खत्म होके आधे हो जाते हैं। वर्ताकार तो टाइम फिक्स है कि इतने टाइम बाद में आधे हो जाएंगे, फिर इसके आधे कब हो जाएंगे, इसके आधे कब हो जाएंगे, वो टाइम तो फिक्स है। लेकिन एक नाभिक पड़ा पड़ा अभी खत्म होगा कि थोड़ी देर बाद में खत्म होगा कि 10 साल बाद में खत्म होगा, इसका कोई पता नहीं है मुझे। मतलब 1000 नाभिक रखे एक साथ, 1000 नाभिकों में से एक नाभिक टूटा, अभी के अभी टूट गया हाथों हाथ, ठीक है। या हो सकता है ये नाभिक 1 घंटे बाद में टूटे, या फिर हो सकता है ये एक नाभिक 10 साल बाद में टूटे, मुझे कुछ नहीं पता कब होगा। लेकिन ये सारे नाभिक कब खत्म होके जीरो होने की तरफ जाएंगे, जीरो तो कभी नहीं होंगे लेकिन जीरो होने की तरफ जाएंगे, ये तो टाइम में कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इन सब की आयु कैलकुलेट कर लो, सबकी आयु को जोड़ो, ठीक है ना, और उसके अंदर नाभिकों की संख्या का भाग लगा दो। सबकी आयु को जोड़ो और नाभिकों की संख्या का भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा माध्य आयु काल। किसी भी नाभिक के लिए माध्य आयु काल। तो माध्य आयु काल का मतलब होता है सभी नाभिकों की आयु का योग कर उसमें नाभिकों की संख्या भाग देने पर मध्य आयु काल प्राप्त होगा। अच्छा, प्राप्त होगा। अब देखना ये वाला काम हो गया। अब जैसे हमारे लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला था log 2 0.693 बटे में लेमडा, तो इस अर्धायुकाल को हम टो से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? टो से। और ये टो का फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए? 1 बटे में लेमडा, 1 बटे में लेमडा। अब देखो अर्धायुकाल टी का फॉर्मूला होता है 0.693 बटे में लेमडा। 1 बटे लेमडा को मैं टो लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो टी का मान क्या हो जाएगा? 0.693 टो। अब एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, एक तो ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, अर्ध आयुकाल व माध्य आयुकाल का अनुपात होगा। मतलब कि आपको टी बटे टो इसका आंसर देना है। टी बटे टो कितना होगा? इस टो को नीचे भेजो, तो टी बटे टो कितना हो जाएगा? log 2 बेसी या फिर 0.693, ये इसका आंसर है। आपको ऑप्शंस में ये लगाना होता है। ये वाली बात समझ में आ गई? इसमें रटने वाला एक ही काम है। एक तो ये फॉर्मूला होता है टो बराबर 1 बटे में लेमडा, टो बराबर 1 बटे में लेमडा, टी बराबर 0.693 बटे लेमडा होता है। ये तो कल का फॉर्मूला है अर्धायुकाल के लिए, तो टी बराबर 0.693 टो, ये वाला एक रिलेशन याद रखना है, ठीक है ना। अब आपको टो पूछे तो टी के अंदर इसका भाग लगा दो, टी पूछे तो 0.693 के साथ गुणा कर दो, या फिर 0.693 की जगह क्या लिखा होगा? log 2। यहां तक समझ में आ गया ये वाला काम? ये तो हो गया आपके लिए अर्धायुकाल, ठीक है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली चांस में तो अर्धायुकाल से ही पूछे जाएंगे, अर्धायुकाल से ही पूछे जाएंगे। माध्य आयुकाल तो केवल कैलकुलेट करवा लिया जाएगा, कभी ना कभी कैलकुलेट करवा लिया जाएगा, और वो भी बहुत कम चांस में होता है। बहुत कम चांस में कैसे? आपको माध्य आयुकाल दे दिया, कितना दे दिया? 1000 घंटे, तो इसको 1000 रखोगे तो अर्धायुकाल कितना हो जाएगा? 693 घंटे, अपने आप ही आ जाएगा। इसके अंदर 1000 रखा, 693 आ गया, ओके। अब हम पढ़ते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा देखो, जब भी क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक है वो टूट के 2 छोटे छोटे नाभिक में बदलता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने के लिए ऐसा होता है कि जब भी ये छोटे नाभिक में बदलेगा तो छोटे नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है। तो जब बड़ा नाभिक छोटे नाभिक में बदलेगा तो इसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और ये जो ऊर्जा मुक्त करेगा वो हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। जो ऊर्जा मुक्त करेगा वो हमें किस में प्राप्त हो जाएगी? ऊष्मा के रूप में, और हम इस ऊष्मा को यूज कर सकते हैं। तो ये जो मुक्त हुई ऊर्जा है इसे ही हम क्या बोलेंगे? नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। नाभिक के विखंडन
या संलयन। विखंडन तो किन में होता है? बड़े नाभिकों में विखंडन होता है। संलयन किन में होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना दे? आपके हीलियम बना दे, तो वो हो गया संलयन। नाभिक के विखंडन या संलयन के कारण कुछ बंधन ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। यह ऊष्मा के रूप में होती है, ऊष्मा के रूप में होती है। इस ऊष्मा को ही हम नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं, इस ऊष्मा को ही नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं, इस ऊष्मा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊष्मा को ही क्या बोल दिया इन्होंने? नाभिकीय ऊर्जा। हम इस नाभिकीय ऊर्जा को उपयोग में लेके नाभिकीय रिएक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। इस नाभिकीय ऊर्जा को इस नाभिकीय ऊर्जा को उपयोग में लाकर नाभिकीय रिएक्टर बनाते हैं जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में काम आती है। अब सोचो, एक नाभिक पड़ा पड़ा टूटा, टूटने से ऊष्मा निकली, क्या कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकली? नहीं निकली। तो जब ये नाभिक टूट के जो ऊर्जा बनाता है, ये हमारे लिए क्लीन एनर्जी सोर्स है। क्लीन एनर्जी सोर्स का मतलब क्या हुआ? ये ऐसी ऊर्जा है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। पर्यावरण को नुकसान का मतलब क्या हुआ? कार्बन का एमिशन नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर रही है, तो हमारे लिए तो मस्त काम हो गया। जैसे पवन ऊर्जा लेते हैं, या फिर आप क्या लेते हो? सोलर ऊर्जा लेते हो, ठीक है। या फिर आप क्या करो? बांध बना के क्या करते हो? टरबाइन चला के बिजली पैदा करते हो। तो इनसे क्या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है इनसे, ठीक है ना। जबकि आप कोयला जला के ऐसा काम करते हो तो क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कोयला जलाते हो तो धुआं होता है, धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे पर्यावरण का प्रदूषण होता है, और पर्यावरण प्रदूषण वायु प्रदूषण से आपके और हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये जो उत्पादन होती है ऊर्जा, ये ऊर्जा आपकी क्या है? क्लीन एनर्जी सोर्स, ठीक है ना। क्लीन एनर्जी सोर्स का मतलब ये हो गया कि इसे ऐसी ऊर्जा बोला जाएगा जो क्या करती है? पर्यावरण प्रदूषण कम करती है, ठीक है ना। इस ऊर्जा को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती होगी? तो ऐसे समझो, 1 किलो यूरेनियम से 1 किलो यूरेनियम से 10 की घात 6 किलो कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा की जा सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखो, 1 किलो नियम से 10 की घात 6 का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 लाख किलो कोयले के बराबर ऊर्जा ऊर्जा की जगह मैं ऊर्जा ना लिखे, इसको ऊष्मा लिखूंगा तो अच्छा रहेगा, ऊष्मा। अब सोचो, 1 किलो यूरेनियम लाके काम कराओ, या 10 लाख किलो आप क्या ले आओ? यूरेनियम ले आओ। अब 10 किलो कोयला लेके आओ, 10 लाख किलो कोयला, इतना सारा कोयला जलाओगे तब जाके इतनी सी एनर्जी पैदा हो रही है, जिससे क्या हो? आपके लिए 1 किलो यूरेनियम से, तो आपके लिए तो फायदेमंद हो गया। अच्छा, इतना कोयला जलाओगे तो कार्बन का एमिशन होगा, इसको जलाने से कुछ नहीं हो रहा है, जलाने मतलब इस अभिक्रिया से कुछ नहीं हो रहा है। तो इनसे हम नाभिकीय संयंत्र बनाएंगे, जो क्या करेंगे? नाभिकीय संयंत्र मतलब नाभिकीय रिएक्टर बनाएंगे, जो क्या करेंगे? बिजली उत्पादन के काम आएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ये विखंडन और संलयन की प्रोसेस क्या है। पहले पढ़ेंगे विखंडन, और फिर पढ़ेंगे संयंत्र, फिर पढ़ेंगे संलयन। पहले पढ़ेंगे विखंडन, फिर पढ़ेंगे संयंत्र नाभिकीय
रिएक्टर और फिर पढ़ेंगे सलियन। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको तो छापो। समझ में? चल इधर देखो, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होगा? एक भारी नाभिक होगा। ये क्या है? भारी नाभिक है। इस पे न्यूट्रॉन का प्रहार होगा, न्यूट्रॉन आएगा इसके पास में, मिल जाएगा तो ये और भारी हो गया। और भारी होते ही क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होते ही क्या होगा? ये टूटने लग जाएगा। टूट के क्या बनाएंगे? दो नया प्रोडक्ट बनाया, बी और सी। इस टूटने से जो बंधन ऊर्जा इनकी ज्यादा थी, ये क्या थी? ज्यादा बंधन ऊर्जा के, तो ये वाला था कम बंधन ऊर्जा का, कम बंधन ऊर्जा, ठीक है ना, यहाँ पे। और ये जो बने हैं ना, ये थे ज्यादा बंधन ऊर्जा के। अब ज्यादा बंधन ऊर्जा के हुए तो इनको मुक्त करनी पड़ी वो ऊर्जा, तो ये ऊर्जा मुक्त होगी। प्लस ऊर्जा कुछ गामा किरणों के रूप में भी मुक्त होगी, कुछ ऊर्जा गामा किरणों, मतलब लगभग ऐसा होता है कि 93% तो ये क्या रहेगा? ये वाला, और 7% करीब ये वाला। 93% तो क्या है आपके लिए? ये ऊर्जा में है, और 7% किसमें है? गामा विकिरण। अब ये काम कैसे हुआ? देखो, हम लेके आएंगे यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 के ऊपर क्या करेंगे? न्यूट्रॉन भेजेंगे। ये न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन आया और अंदर जाके बैठ गया। अगर मान लो तेज भेजा होता तो क्या होता? अंदर जाता, घुस के बाहर निकल जाता, गोली की तरह निकलता, ठीक है। तेज भेजते तो ऐसा होता, धीरे भेजेंगे तो अंदर जाके बैठ, ज्यादा धीरे भेजेंगे तो अंदर ही नहीं घुसेगा। तो इतना सफिशिएंटली तेज तो भेजना है कि अंदर जाके बैठ जाए। जैसे ही अंदर जाके बैठेगा, अंदर जाके बैठते ही क्या होगा? ये यूरेनियम 235 की जगह अब क्या बन गया? यूरेनियम 236। अब यूरेनियम 236 क्या करेगा? टूट जाएगा। टूट के क्या बनाएगा? बेरियम क्रिप्टॉन, ठीक है ना। आपको याद नहीं रखना है, आपको केवल ये नाम याद रखने के, ऐसा कुछ होता है। अगर नहीं भी याद रखोगे कोई खास बात नहीं है। बेरियम क्रिप्टॉन, ये दोनों में टूटा, प्लस क्या बने? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। देखो 2 में टूट गया, प्लस ऊर्जा बनी। ऊर्जा में विकिरण भी है, विकिरण को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन और मुक्त करेगा। इस अभिक्रिया में क्या करेगा? 3 न्यूट्रॉन और मुक्त करेगा। अच्छा, क्या यही टूटेंगे? क्या हो सकता है कि ये बेरियम क्रिप्टॉन में ना टूटे, सेरेडॉन और सेरेडॉन में टूट जाए, जिनॉन और सेरेडॉन। एक्सी और एसआर में टूटा। इस वाले केस में क्या हुआ? बनी तो उतनी ही ऊर्जा लगभग, लेकिन अब की बार कितने न्यूट्रॉन बने? 2। अब दोनों में से कोई भी हो सकती है और इसके अलावा भी कोई भी हो सकती है। तो लगभग क्या है? देखो, या तो 3 न्यूट्रॉन वापस निकले या 2 न्यूट्रॉन। तो मैं मान लेता हूं एवरेजली कितने निकले? 2.5 इलेक्ट्रॉन निकले, सॉरी 2.5 न्यूट्रॉन निकले। एवरेज कितने निकले? 2.5 न्यूट्रॉन। तो ये 2.5 न्यूट्रॉन निकलने के बाद में क्या करेंगे? जो और यूरेनियम पड़ा है उसके अंदर और घुस जाएंगे। जो ये काम हुआ, पहले तो 1 ही भेजा था, अब कितने जा रहे हैं? 2.5 या मान ले 2 ही जा रहे हैं, तो 2 को तोड़ रहा है, ठीक है। फिर वो 2 और टूटे, फिर और 2 न्यूट्रॉन बने, फिर 2 और टूट रहे हैं। ऐसे करके ये श्रृंखला अभिक्रिया चलती जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। तो मंद गति के न्यूट्रॉनों के प्रहार से, ठीक है ना, यूरेनियम 235 को यूरेनियम 236 में बदला जाता है। जो कि आगे क्या होगा? आगे 2 छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है। दो छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है, और ये विखंडन के कारण कुछ ऊष्मा मुक्त होती है। विखंडन के कारण कुछ ऊष्मा 97%, कुछ ऊष्मा 97, वह कुछ गामा किरणें लगभग 7% मुक्त होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि कुछ ऊर्जा और कुछ गामा किरणें मुक्त होती है, लगभग 7%। और ऊर्जा कितनी होती है? लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसमें से अभिक्रिया कोई भी हो सकती है, ठीक है ना।
अभिक्रिया से औसत 2.5 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं ना, ये तेज चलते हैं। ये क्या चलते हैं? तेज। तो ये जो तेज चलने वाले हैं ये तो आगे विखंडित नहीं कर सकते। अभी मैंने समझाया क्यों नहीं कर सकते। तेज घुसेगा तो अंदर से घुस के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपके सर में गोली मारी और ऐसे स्नाइपर से मारी और ऐसे अंदर घुसी और यहाँ से बाहर आ गई, ठीक है ना। तब तो गोली नहीं पता चली कहाँ गई, ठीक है ना। लेकिन मैंने धीरे भेजी तो अंदर जाके अंदर ही बैठ गई, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आया। तो आपके दिमाग के कीड़े को मारने के लिए मैंने गोली मारी, ठीक है, और वो गोली जाके अंदर ही बैठ गई। तो उसको गोली को धीरे मारेंगे तब तो क्या होगा, वो अंदर ही बैठ जाएगी। और अगर तेज चला देंगे तो क्या होगा, अंदर से पार हो जाएगी। तो ये जो न्यूट्रॉन निकले 2.5 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ये न्यूट्रॉन क्या होते हैं आपके लिए, तेज गति के होते हैं, तीव्र गति के होते हैं। अभिक्रिया से औसतन 2.5 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं जो तीव्र गति के होते हैं। तीव्र गति के होते हैं, ठीक है ना। इनको फिर क्या करवाते हैं, हम धीरे करवाते हैं। इनको क्या करवाते हैं, धीरे। तो हम मंदक की सहायता से इनको धीरे करवाते हैं और अगले यूरेनियम के ऊपर प्रहार करवा देते हैं। तो मंदक की सहायता से इनको धीरे किया जाता है तथा अगले यूरेनियम नाभिक पर प्रहार करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, मान लो कि ये 2.5 के 2.5 आगे जाके 2.5 यूरेनियम ही तोड़ दें, मतलब 2.5 के 2.5 जो भी निकल रहे हैं सारे के सारे क्या करें, यूरेनियम तोड़े। तो अब इसके अंदर पहली स्टेज के अंदर, पहली जनरेशन के अंदर तो एक ही नाभिक टूटा, अगली जनरेशन में 3 टूट गए, फिर उसकी अगली जनरेशन में 9 टूट गए, फिर उसकी अगली जनरेशन में 27 टूट गए। ऐसे ये बढ़ती जाएगी। तो ये जो बढ़ती जाएगी इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर। इसमें क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं पुनः, एक सेकेंड में नाम देख लेता हूँ, कुछ होता होगा ऐसा। रिप्रोडक्शन फैक्टर लिखता हूँ, एक सेकेंड। अगले यूरेनियम नाभिक को प्रहार करवाया जाता है, अगले यूरेनियम नाभिक पे प्रहार करवाया जाता है। तो ऐसे समझो, ये एक यूरेनियम है, ये टूटा तो क्या बने, 2। इसको बड़ा नहीं बना के थोड़ा छोटा। ये टूटा तो बने 2 छोटे छोटे नाभिक, लेकिन इससे 3 न्यूट्रॉन और निकले, मान लेते हैं 3। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, 1 यूरेनियम, 2 यूरेनियम, 3 यूरेनियम। ये कहाँ गए, इनके पास गए, ठीक है ना। इनको वापस तोड़ दिया, इनको वापस तोड़ दिया। अब इनके टूटने से वापस क्या निकले, 3 न्यूट्रॉन। यहां तक समझ आया। अब ये वापस 3 और तोड़ेगा। वेरी गुड, अब समझ में आया तुझे। ठीक है ना, ये आकर जाकर और तोड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर ये वापस आगे 3 न्यूट्रॉन और बना देंगे। ऐसा काम हो रहा है। अब इसे बोलेंगे प्रथम जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। इसे बोलेंगे द्वितीय पीढ़ी। पीढ़ी मतलब जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में 1 ही टूटा, सेकंड जनरेशन में 3 टूट गए, थर्ड जनरेशन तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी। अच्छा, ये देखो फर्स्ट जनरेशन में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, द्वितीय जनरेशन में 200 इसकी, 200 इसकी, 200 इसकी, कितनी हुई, और इसके अंदर
दो 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 9 दूनी 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो काम हो रहा है ना, ये तो सेकंडों में होगा। सेकंडों में कितनी जनरेशन बनेगी? सेकंडों में तो लगभग है ना 60-70-80 जनरेशन बन जाएगी। अब 60-70-80 जनरेशन बनेगी तो सोचो, अगर मान लो कि एक सेकंड में ये 3 ही हो रही होती तो कितनी ऊर्जा बनी? 1 2 3 1 2 3 26, ठीक है ना, 1 2 3। अब सोचना, ये तो केवल एक नाभिक की वजह से हो रहा है। क्या एक ही टूटता है क्या एक बार में? एक नाभिक तो इतना सा होता है, दिखता तो नहीं है वो नाभिक दिखता तो नहीं है, इतना सा होता है, इससे इतनी बन गई। अब इतना सारा नाभिक एक साथ रखा हुआ हो तो वो जल्दी जल्दी टूटेगा। मैंने क्या बताया था, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि जितने ज़्यादा एक साथ रखे होते हैं उतने जल्दी जल्दी वो खत्म होते हैं। समझ में आया? तो ये उतना जल्दी जल्दी होगा तो अचानक से ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा बन जाती है। अब ये देखो, इसमें क्या कर रहा है, 1 के बाद में 3 टूट रहा है, 3 के बाद में 9, 9 के बाद में 27। तो हम इसको बोलते हैं अनकंट्रोल रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? अनकंट्रोल रिएक्शन। पर हम कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? हम कंट्रोल तब कर सकते हैं जब एक नाभिक के बाद में एक ही टूटे। एक के बाद में क्या टूटे? एक। तो अभी देखो, ये 2 3 को फोड़ रहा है, 2 3 को फोड़ रहा है, हो सकता है 3 को फोड़ रहा है, हो सकता है 2 को फोड़ रहा है, फोड़ तो रहा है ना, ठीक है ना। अब ये जो 2 3 को फोड़ रहा है ना, इसे बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन फैक्टर। अगर ये अगली पीढ़ी में 3 को फोड़ता है तो रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या हो गया? 3, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोल देंगे पुनर्उत्पादन गुणांक। तो पुनर्उत्पादन गुणांक कितना हो गया? 3। अगर अगली पीढ़ी में 2 को ही फोड़े तो पुनर्उत्पादन गुणांक कितना हो गया? 2। अगर अगली पीढ़ी में 1 को ही फोड़े तो पुनर्उत्पादन गुणांक 1। अगर पुनर्उत्पादन गुणांक 1 से भी कम आ जाए तो इसका मतलब क्या है? अभिक्रिया रुक रही है, अभिक्रिया रुक रही है। और पुनर्उत्पादन गुणांक 1 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब अभिक्रिया अनियंत्रित होने की तरफ बढ़ रही है। और नियंत्रित कब होगी? जब पुनर्उत्पादन गुणांक कितना हो जाए? 1। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये छापो, फिर पुनर्उत्पादन गुणांक लिख पाता हूँ उसका। रिप्रोडक्शन फैक्टर, पुनर्उत्पादन गुणांक। अब अगर एक न्यूट्रॉन आगे जाके क्या करे, एक न्यूट्रॉन आगे जाके क्या करे, प्रहार करे और एक यूरेनियम को तोड़ दे, तो आपके पास ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। लेकिन निकल कितने रहे? 2.5, तो 2.5 में से 2.5 के 2.5 ही फोड़ दे तो क्या हो जाएगा आपके लिए? 2.5 का 2.5 हो जाएगा पुनर्उत्पादन गुणांक। पुनर्उत्पादन गुणांक को K से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? K। इस K का मतलब होता है उत्पादन हुए न्यूट्रॉनों की संख्या, कितने नाभिक तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। उत्पादन हुए न्यूट्रॉनों की संख्या, कितने नाभिक तोड़ रहे हैं। तो इसको अनुपात में ना लिखें, उत्पादन हुए न्यूट्रॉन कितने नाभिक पर प्रहार कर रहे हैं। अब K का जो अधिकतम मान है, K का अधिकतम मान ये हो सकता है 2.5। K का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 2.5, ठीक है ना। K का मान अगर ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ज़्यादा हो, मतलब 1 से ज़्यादा तोड़े हर बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके लिए अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया चल रही है ना, इसे श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये होगी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगर K का मान 1 के बराबर हो जाए तो ये हो जाएगी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अच्छा, अगर K का मान लेस देन 1 हो जाए, 1 से कम हो जाए, तो ये अभिक्रिया रुकने की ओर अग्रसर है, ठीक है ना। अब इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है इन न्यूट्रॉनों की गति को मंद करके या न्यूट्रॉनों का अवशोषण करवा के, ठीक है ना। तो इस गुणांक को नियंत्रित करने के लिए
नियंत्रित करने के लिए ये जो न्यूट्रॉन निकलने हैं इन न्यूट्रॉनों का अवशोषण करा लेते हैं। नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करवाना पड़ता है। ठीक है ना। अब ये न्यूट्रॉन का अवशोषण कौन करता है? न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है बोरोन और कैडमियम की छड़ें। ठीक है ना। बोरोन व कैडमियम की छड़ें। बोरोन व कैडमियम की छड़ें न्यूट्रॉनों का अवशोषण करती है। अतः इन्हें नियंत्रक छड़ें कहा जाता है। नियंत्रक छड़ें कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ना सवाल पूछेगा नियंत्रक छड़ें किसकी बनी हुई रहती है? तो बोरोन और कैडमियम की बनी हुई रहती है। नियंत्रक छड़ें क्या उपयोग में आती है? न्यूट्रॉनों की गति को अवशोषण मंद करवाने और अवशोषण करवाने। अगर नियंत्रक छड़ें जैसे अभिक्रिया चल रही थी, अभिक्रिया चलती चलती के अंदर मैंने नियंत्रक छड़ें डाल दी तो वो क्या हो गया? न्यूट्रॉन को अवशोषित करने लग जाएगी। अवशोषित करने लग जाएगी तो न्यूट्रॉन आगे निकलेगा नहीं, न्यूट्रॉन आगे जाके प्रहार नहीं करेगा, प्रहार नहीं करेगा तो अभिक्रिया रुकना शुरू हो जाएगी। नियंत्रक छड़ें बाहर निकाल दी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये नियंत्रक छड़ें बोरोन और कैडमियम, इसके साथ में ग्रेफाइट का उपयोग भी किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग भी करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग भी करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? छाप लोगे अब? ओके, चलो।